Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of November 2022. फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन यहाँ पर ईडी मेंशन है तो ईडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज बैक टू फर्स्ट में 1956 और उस समय ये हुआ करती थी इन्फोर्समेंट यूनिट और इसको फॉर्म किया गया था इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वॉलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। बाद में इसका नाम कर दिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। इन 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. Further, in tune with the International Anti-Money Laundering Regime, the Prevention of Money Laundering Act 2002 was enacted और ED को यहाँ पर इंट्रस्ट किया गया with its enforcement. तो ED किस किस को इन्फोर्स करती है? ED इन्फोर्स करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को और ED स्पॉन्सरिंग एजेंसी है कोफेपोसा की। नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करते हैं जो कि सेंटर को यहाँ पर पावर देता है कि सेंटर यहाँ पर जो टेन्योर्स हैं डायरेक्टर्स ऑफ द CBI और ED के, तो उनके टेन्योर को एक्सटेंशन दे सकती है सेंटर फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years। लेकिन ये जो एक्सटेंशन होगा ये एक साल का होगा, एक बार में यहाँ पर 3 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 हैव बीन अमेंडेड टू गिव the government the power to keep the two chiefs in their post for 1 year after they have completed their 2-year terms. The chiefs of the central agencies currently have a fixed 2-year tenure और इनको यहाँ पर 3 annual extensions मिल सकते हैं, तो बेसिकली इनका जो tenure है वो 5 साल तक का हो सकता है। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अगर यहाँ पर सेंटर के पास पावर है कि सेंटर यहाँ पर tenure को एक्सटेंशन दे सकता है एक साल का, तो इसकी वजह से इन एजेंसीज़ की जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर हर्ट होती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, बाद में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत इसको बनाया गया था, बाद में यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास। और ये किस किस को इन्फोर्स करती है, तो फेमा को, PMLA को, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को, और ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है कोफेपोसा में। 2021 में एक यहाँ पर ऑर्डिनेंस आता है जो कि यहाँ पर सेंटर को पावर देता है कि सेंटर यहाँ पर एक्सटेंशन दे सकता है एक बार में 1 साल का और टोटल टेन्योर यहाँ पर 5 साल का हो सकता है, जिसकी वजह से इन एजेंसीज़ की इंडिपेंडेंस हर्ट होती है। यहाँ पर मॉरबी ब्रिज के बारे में बताया गया, तो अगर आपको याद हो तो हमने मॉरबी ब्रिज डिस्कस किया था, सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर डिस्कस किया था। मॉरबी ब्रिज जो बना हुआ था वो बना हुआ था मच्छू रिवर पर। मच्छू रिवर राइज करती है माडला हिल से, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ द डे शुड नॉट लीव आवर बॉर्डर्स वल्नरेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अगर नेशनल इंटरेस्ट हो और इंटरनल पॉलिटिक्स हो तो किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ऑफकोर्स यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुट द नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। पॉलिटिक्स ऑफ द डे शुड नॉट हैम्पर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो सारे पॉलिटिशियंस को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमेशा यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स को ऊपर रखोगे उसकी वजह से हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। स्टील वेस्ट सेंट टू BRO टू बिल्ड बॉर्डर रोड इन अरुणाचल। तो ये एग्जाम्पल है वेस्ट टू वेल्थ का। तो स्टील वेस्ट होती है लेकिन इससे अब बॉर्डर रोड बनाई जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम उससे वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, प्रोड्यूसिंग ओवर 118 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील। तो हम यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं क्रूड स्टील के और यहाँ पर हम 118 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करते हैं। अराउंड 20% स्टील स्लैग इज जनरेटेड एज सॉलिड वेस्ट, और इसको डिस्पोज करना सबसे बड़ा चैलेंज है, ये जो यहाँ पर स्टील स्लैग जनरेट होता है। लेकिन अब इसको यूज़ किया जाएगा बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए। दिस सॉलिड वेस्ट विल नाउ बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। दिस प्रोजेक्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ। तो वेस्ट टू वेल्थ का अगर आप कभी एग्जाम्पल लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्स NBS रेट्स फॉर राबी सीजन। तो आपको बस NBS के बारे में पता होना चाहिए कि NBS होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको NBS के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं बाय करो तो आपको खुद से रीड करना है कि NBS क्या होता है। मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर सक्सेसफुल। India Wednesday successfully conducted the first successful flight test of the ballistic missile defense interceptor missile capable of neutralizing adversaries long range ballistic missiles and aircraft। तो ये क्या कर सकता है, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को।
The AD-1 is a long-range interceptor missile designed for both low exo-atmospheric and ento-atmospheric interception of long-range ballistic missiles. और मिसाइल को प्रोपल किया जाता है by a two-stage solid motor and equipped with an indigenously developed advanced control system, navigation and guidance algorithm, जिसकी वजह से व्हीकल को गाइड किया जा सकता है टू द टारगेट, जो कि काफ़ी हाई स्पीड में मूव कर रहा होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर AD-1 क्या है। तो ये है एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल। Delhi court to CBI consent of accused must to get password। अब यहाँ पर CBI वाले क्या करते हैं, लैपटॉप लेकर चले जाते हैं ये सब, और फिर उसके बाद अक्यूज से ये कहते हैं कि आप इसका पासवर्ड बताओ, उसके बाद हम आपकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है, a Delhi court has said that an investigating officer in a CBI case has no right to be provided with the computer or smartphone password of the accused बिना लेटर के कंसेंट के। तो बिना अक्यूज के कंसेंट के आप यहाँ पर पासवर्ड नहीं ले सकते हो कंप्यूटर और स्मार्टफोन का, क्योंकि ये वॉलेट करता है उसके राइट टू प्राइवेसी को। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट किसी भी पर्सन को आप यहाँ पर कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट यहाँ पर विटनेस बने। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। CRPC सेक्शन 161 क्लॉज 2 स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन शैल आंसर क्वेश्चंस विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। द कोर्ट सेड दैट द कंप्यूटर कंसेंट में कंटेन प्राइवेट डेटा ऑफ द अक्यूज्ड, और ये अगर रिवील हो जाता है टू द प्रोब एजेंसी जो कि CBI है इस केस में, तो ये इंटरफेयर करता है विद द राइट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द अक्यूज्ड। अब हम चलते हैं आगे, अ टेल ऑफ टू। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स फॉर द इंडिपेंडेंट प्रेस। तो स्वतंत्र प्रेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स हैं। देयर वर्क एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, क्योंकि आप यहाँ पर न्यूज़ देखते हो, प्रेस यहाँ पर जो रिपोर्ट करता है उसके बाद ही तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द राइट टू नो। Across the world, even and especially in settled democracies, fidelity to constitutional compacts is tested by the weight of popular and populist movements. और इंडिया इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। Government both at the center and in many states have often shown a striking disregard for press freedom. For example, यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया गया है। 2 साल पहले यहाँ पर एक TV एंकर है अर्नब गोस्वामी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था एक पुराना केस कोई खोलकर। तो ऐसा चलता रहता है, प्रेस का फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस आर्टिकल में तो वायर का केस बताया गया है कि वायर में कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने यहाँ पर मेटा का कुछ ईमेल्स को यूज़ किया, लेकिन वो जो ईमेल्स थे वो यहाँ पर अनऑथेंटिक थे, और उसका यूज़ करके यहाँ पर जो बीजेपी के IT सेल के चीफ है उनके ऊपर यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए थे। तो ये पूरा केस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मीडिया यहाँ पर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और मीडिया की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एन आइडिया कॉल्ड प्राइवेसी, इसमें कुछ आपको पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, एज सच आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर विराट कोहली की होटल की वीडियो को रिलीज़ कर दिया गया था। अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि उनकी ये प्राइवेट लाइफ है और इसमें उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो ऑथर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि की कॉम्प्लिकेशन क्या है आज के सोशल मीडिया का। तो की कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका साइमल्टेनियस डिज़ायर ये है कि आपको पब्लिसिटी भी मिले और आपकी यहाँ पर प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। तो इन दोनों पॉइंट्स में बेसिकली जो थिन लाइन है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है कि ये थिन लाइन क्या है। द की कॉम्प्लिकेशन एज फार एज द रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया इज कंसर्न इज द साइमल्टेनियस डिजायर फॉर पब्लिसिटी, और प्राइवेसी भी हमें साथ में चाहिए, एंड द बिलीव दैट द बॉर्डर्स बिटवीन द टू विद इन आर कंट्रोल। और आपको लगता है कि आप जब चाहोगे तो आपको यहाँ पर पब्लिसिटी मिल जाएगी और आप जब चाहोगे तो आप अपने प्राइवेट मूवमेंट्स रख सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आज की सोशल मीडिया की रियलिटी यही है कि अगर आप खुद को सामने रखते हो तो बेसिकली आपकी प्राइवेसी वहीं से वॉलेट होना शुरू हो जाती है, तब आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में नहीं रहती है। द की कॉम्प्लिकेशन as far as the relationship with social media is concerned is the simultaneous desire for publicity and privacy। तो यहाँ पर जो simultaneous desire है ना पब्लिसिटी और प्राइवेसी का, और आपको ये लगता है कि ये आपके हाथ में है कि आप जब चाहो आप यहाँ पर पब्लिसिटी पा सकते हो, आप जब चाहो यहाँ पर अपनी लाइफ को प्राइवेट रख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। The great deal of hand-wringing over the invasion of Virat Kohli's privacy has been accompanied by seemingly endless circulation of the video clip। तो उस वीडियो क्लिप का काफ़ी सर्कुलेशन हुआ। The line between outrage and enjoyment is as unclear as that between the alternating desire for publicity and revulsion over too much of it। But the too much nowadays is not really an excess, it is a part of the way in which we perform on social media to present our new selves। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है डू नॉट टर्न बैक द क्लॉक। तो यहाँ पर बात की गई ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल की। 1991 में हम यहाँ पर लिबरलाइजेशन लेकर आते हैं और लाइसेंसिंग रिजीम को हम यहाँ पर बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल यहाँ पर लाइसेंसिंग को वापस लेकर आना चाहता है। The proposed draft bill brings together telecom operators, over-the-top service providers and internet-based communication systems under one roof। तो ड्राफ्ट बिल क्या बात करता है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो OTT हैं और जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज है, उनको एक रूफ में लाया जाएगा। Archaic and outdated laws have to make way for a trust-based system that systematically overhauls the old regime. This with the government's priorities and the policy objective। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, डिजिटल इकोसिस्टम में इनोवेशन प्रमोट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज किया जाए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आए। द न्यू एज लीगल फ्रेमवर्क मस्ट स्ट्रेंथन डिजिटल मार्केट्स एडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1990s के बाद हम यहाँ पर लिबरलाइज करते हैं। देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द लीगल एंड रेगुलेटरी रिजीम, और हम यहाँ पर लाइसेंसिंग रिजीम से दूर जाते हैं और लाइसेंस को बहुत हद तक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फॉर इंस्टांस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स वर लिबरेटेड फ्रॉम लाइसेंसिंग अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। वाइल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ओनली रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, दिस चेंज इन द रेगुलेटरी रिजीम हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। द न्यू लॉ शुड दस ओनली रेगुलेट द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि जो आप यहाँ पर ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आ रहे हो, तो ये सिर्फ यहाँ पर रेगुलेट करना चाहिए नेटवर्क लेयर को, ना कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेयर को ये यहाँ पर रेगुलेट करे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेट करते हैं नेटवर्क लेयर पर, लेकिन जो OTT फंक्शन करते हैं वो करते हैं सॉफ्टवेयर लेयर पर, और आप यहाँ पर सबको एक रूफ में लेकर आ रहे हो, सबको यहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बता रहे हो। द लेटर आर गवर्न्ड बाई द इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक कोड रूल्स, जो कि 2021 में आते हैं। अभी रिसेंट अमेंडमेंट भी हुआ था, हमने डिस्कस किया था ग्रीवांस अपीलेट कमेटी से रिलेटेड। एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाइल TSPs आर रेगुलेटेड बाई द सेपरेट लेजिस्लेशन, जिसको कि यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है वाया द प्रपोज ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल। अब प्रॉब्लम क्या है? जो यहाँ पर ड्राफ्ट बिल है वो कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है द लॉ गवर्निंग TSPs एंड इट एक्सटेंड्स द बाउंड्रीज विद ऑल एनकम्पसिंग डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, और इसमें OTT को भी इंक्लूड किया जा रहा है। अब ऑथर का ये कहना है OTT को आप अगर लाइसेंसिंग उनके लिए रिक्वायरमेंट कर दोगे तो उसकी वजह से जो इनोवेशन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। Catch-all definition can compromise regulatory efficiency and affect the orderly growth of the internet economy by extending licensing to the OTT communication platforms। और आप इसको वापस से लाइसेंस सेंट्रिक बना रहे हो, तो आप यहाँ पर OTT को लाइसेंस सेंट्रिक बना रहे हो इस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल के तहत। द ड्राफ्ट बिल कुड ऑल्सो ट्रिगर टर्फ वॉर्स बिटवीन द DOT एंड द METI एंड द DOT एंड ट्राई की यहाँ पर जो लाइन्स ऑफ जुरिसडिक्शन है वो ब्लर हो जाएगा, और इससे पहले भी ऐसा हो चुका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केस बताया गया है CCI का और यहाँ पर ट्राई का। तो CCI और ट्राई के बीच में हमने रेगुलेटरी सुपरमेसी बैटल देख चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो रिसेंटली रिजॉल्व अ 10-year लॉन्ग jurisdictional बैटल बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉरवर्ड ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप ऐसा मत करो, जो जिसका jurisdiction उसको क्लियर रखो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्यों लीगल बैटल को इंक्रीज करना है। मोर ओवर द इंक्लूजन ऑफ OTTs अंडर द रेगुलेटरी रिजीम फॉर TSPs, ये यहाँ पर वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 ये कहता है कि अनइक्वल को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो। अनइक्वल कांट बी ट्रीटेड इक्वली, अ मर्जर ऑफ टू डिस्टिंक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और OTT ये दोनों बहुत अलग फील्ड्स हैं, तो आप इन दोनों को मर्ज मत करो। अ लीगल आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेक्टर वन रेगुलेटर कैन हेल्प प्रोवाइड क्लैरिटी टू स्टेक होल्डर्स, और इसकी वजह से जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो फैसिलिटेट होगी। तो ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में बताया गया है, जो कि बात करता है कि यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ओवर द टॉप सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को एक रूफ में लाया जाएगा, और यहाँ पर सबको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ऑथर ने बोला आप OTT को लाइसेंसिंग रिजीम में मत लाओ, वरना यहाँ पर इनोवेशन जो है इनोवेशन हर्ट होगी, और हम नहीं चाहते इनोवेशन हर्ट हो। हम तो ये चाहते हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी में और ज़्यादा आगे जाएं। तो बेसिकली हमने जो भी डिस्कस किया और आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, फॉर एग्जांपल हमने NBS डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको PDF में NBS मिलेगा। और भी एक दो टॉपिक्स जो सिर्फ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि हम मिस करते हैं, वो सब आपको उसमें मिलेगा। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मंथ, और ये पर मंथ इनिशिएटिव है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, उसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द mentioned UPI ID, and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID।
सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। तो करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डेली वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएंगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल पर वो डाउट अपना पूछ सकते हो, आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा वो सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा। बेसिकली जो भी सोर्सेज यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और ये जो सीए मेंटरशिप प्रोग्राम है ये डे वाइज इनिशिएटिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 2 नवंबर से ज्वाइन करते हो या 3 नवंबर से ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट मंथ तक आपका 3 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन रहेगा। लेक्चर्स आपको मिलेंगे एवरीडे बेसिस पर, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम आगे चलते हैं। ये 2 फिंगर टेस्ट के बारे में है, हम 2 दिन से डिस्कस करें 2 फिंगर टेस्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है तो जेएस वर्मा कमेटी हमने कल भी डिस्कस की थी। द कोर्ट मस्ट नॉट एंड कांट फिल इन फॉर एग्जीक्यूटिव इनएक्शन ऑन दिस इशू। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी ये जजमेंट दिया था 2 फिंगर टेस्ट को लेकर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट होता रहा। While a hymen can be torn and its orifice may vary in size for many reasons जो कि यहाँ पर सेक्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, the origin of the 2 finger test ये lie करता है in the misogynistic belief कि टॉर्न हाइमन यहाँ पर इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो महिला है वो हैबिचुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड देयरफॉर यहाँ पर जो महिला हैबिचुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका यहाँ पर रेप नहीं हो सकता। तो इस फॉल्स बिलीफ के ऊपर यहाँ पर फिंगर टेस्ट होता था और ये एक मिसोजेनिस्टिक बिलीफ है। Nearly 8 years since the guidelines were issued, the 2 finger test still remains a reality। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव इनेक्शन है वो यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। Its prevalence is a reflection of the complete lack of political will to address the issue। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर श्रेया सिंगल का केस डिस्कस किया था, उसमें सेक्शन 66A को भी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी केसेस को उसके अंदर रजिस्टर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इनफैक्ट द कोर्ट टुक अ स्टेप फर्दर बाय होल्डिंग अ पर्सन कंडक्टिंग द 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर। तो उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट होता है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है कि जब यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाती है तब फाइंडिंग्स नहीं लिखी जाती 2 फिंगर टेस्ट की, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट अभी भी कंडक्ट होता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स दिस डिड नॉट मीन दैट द टेस्ट वाज नॉट हैपनिंग एनीमोर। टेस्ट होता है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ज़रूरत है यहाँ पर पॉलिटिकल विल की और इस इशू को एड्रेस करने की। द नेशनलिज्म ऑफ सावरकर। अब इस आर्टिकल को सिर्फ आपको सुनना है और आपको जज नहीं करना है, सिर्फ इस आर्टिकल को सुनना है। जो ऑथर के व्यूज़ है वो आपको बस पता होनी चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सको। तो यहाँ पर बात की गई हिस्टोरिकल रिविजनिज्म की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नेहरू जी हैं उनको विक्टिम दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल कि इन्होंने तो आज़ादी के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं और उनको यहाँ पर हिस्ट्री से इरेज करने की कोशिश की जा रही है। ईदर ही इज़ इरेज्ड फ्रॉम हिस्ट्री और हिज रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इज डिस्टॉर्टेड। महात्मा गांधी ऑल्दो द गवर्नमेंट कंटिन्यूज की ये यहाँ पर आइकॉन है इंडिया के, लेकिन उनको ज़्यादा अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस टुडे क्लेम दैट इंडिपेंडेंस वॉज वॉर्न बाई दोज हु टुक अप आर्म्स। ना कि यहाँ पर गांधी जी ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी, हमें इंडिपेंडेंस उन लोगों ने दिलाई थी जिन्होंने यहाँ पर आर्म्स उठाए थे। Some of them consider Veer Savarkar and his disciple Nathuram Godse who feature prominently in a play। तो यहाँ पर ऑथर ने प्ले वगैरह बताया है। तो आज जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि किन्होंने यहाँ पर फ्रीडम दिलाई थी? कुछ लोग यहाँ पर जो कि हैं वीर सावरकर एंड हिज डिसाइपल नाथुराम गोडसे। अब यहाँ पर ऑथर ने दोनों को फ्रीडम को बताया है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कैसा फ्रीडम चाहते थे और यहाँ पर वीर सावरकर कैसा फ्रीडम चाहते थे। इन 1939 द कांग्रेस विच वाज इन ऑफिस इन मोर देन हाफ अ डजन प्रोविंसेस विड्रू फ्रॉम दीज गवर्नमेंट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश क्या कर रहे थे? इंडियंस को ड्रैग कर रहे थे इनटू वर्ल्ड वॉर 2। मोर इंपॉर्टेंटली महात्मा गांधी यहाँ पर लॉन्च कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट। सावरकर एज हिज बायोग्राफर पॉइंट्स आउट वॉज अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वीर सावरकर जी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट थे। हिज प्रायोरिटी वॉज not independence, it was the fight against Muslims for which Hindus would need to occupy as many posts। तो ये इनकी प्रायोरिटी थी वीर सावरकर जी की कि हिंदूज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑक्यूपाई करें आर्मी में और स्टेट मशीनरी में। दे फॉट फॉर अ फ्री। अब यहाँ पर बात की गई है नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की। दे फॉट फॉर अ फ्री मल्टीकल्चरल एंड सेकुलर इंडिया वेयर ऑल कम्युनिटीज वुड लिव ऑन एन इक्वल फुटिंग। टू फोर्स द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया वॉज देयर प्रायोरिटी एंड दे सक्सीडेड बाई रिजॉर्टिंग मोस्टली। तो यहाँ पर इन्होंने जो यूज़ किया वो यूज़ किया नॉन वॉयलेंट टेक्निक्स को। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जो सावरकर के व्यू थे वो थे एथनो रिलीजियस। ट्रू टू द नोशन ऑफ हिंदुत्व ही हैड फॉर्मलाइज्ड इन 1923 ही वांटेड हिंदूज टू प्रिवेल ओवर अदर कम्युनिटीज, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दे वर सन्स ऑफ द सॉइल और उन्होंने
इस लैंड को रिकॉग्नाइज किया था एज देयर पुण्य भूमि। तो आपको कोई आउटरीच नहीं करना, आपने यहाँ पर पढ़ लिया, दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे। तो जिम्मी जिम्मी, मैंडेरिन भाषा में जिम्मी जिम्मी का क्या मतलब होता है? गिव मी राइस, गिव मी राइस। तो यहाँ पर चाइना में जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, लोगों के पास यहाँ पर एसेंशियल आइटम्स भी नहीं है, तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जी मी इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है गिव मी राइस, गिव मी राइस। नेक्स्ट है, यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस क्यों होते हैं? These elections take place halfway through the 4-year term of a United States president and are often seen as a referendum कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा भी रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि लोग प्रेसिडेंट को पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, या यहाँ पर रिपब्लिकन्स को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। What's the state of the play? Democrats currently control both the House and the Senate. सेनेट में वैसे डेडलॉक है 50-50 का, लेकिन यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैरिस हैं, कमला हैरिस, उनके पास टाई ब्रेकिंग वोट होता है, जिसकी वजह से अगर लेजिस्लेशन को पास होना होता है तो उनके टाई ब्रेकिंग वोट से पास हो जाता है। यूजली द पार्टी दैट हैज़ द प्रेसिडेंसी वो बैडली ही परफॉर्म करती है मिड टर्म्स में, और इस समय प्रेसिडेंसी किसके पास है? डेमोक्रेट्स के पास। और यहाँ पर जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग है वो भी लो है। रिपब्लिकन्स आर कंसिडर्ड द फेवरेट्स टू विन द हाउस। तो हो सकता है कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स जीत जाए मिड टर्म इलेक्शंस को। वाई द मिड टर्म्स मैटर, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इन शॉर्ट, इफ द रिपब्लिकन्स गेट कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस, तो वो यहाँ पर लेजिस्लेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है वो मूव नहीं हो पाएंगे, और इसके अलावा जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी स्टॉल हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो पैरालाइज हो जाती है। इन शॉर्ट, इफ द रिपब्लिकन्स गेट कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस, दे कैन ब्लॉक लेजिस्लेशन मूव बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑलमोस्ट पैरालाइज द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग स्टॉलिंग क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स। द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर इलेक्टेड फॉर अ 2-year टर्म, और हर सेनेटर का यहाँ पर जो टर्म होता है वो होता है 6 साल का। 2 senators आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। 2 senators हर स्टेट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर सेनेट में लोग नहीं आते हैं। तो 2 senators आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, बट देयर टर्म्स आर स्टैगर्ड इन अ वे कि यहाँ पर जो 1/3 सीट्स हैं वो वेकेट होती हैं हर 2 सालों में, व्हाइल सीट्स टू द हाउस आर ए पोर्शन अमंग स्टेट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। हर स्टेट इररिस्पेक्टिव उसकी कितनी पॉपुलेशन है 2 मेंबर्स भेजता है टू द सेनेट, तो वहाँ से 2 मेंबर सेलेक्ट होते हैं टू द सेनेट। अब इशू क्या है इलेक्शंस में? तो एक तो इशू है एबॉर्शन का, क्योंकि इनकी जो कोर्ट है उन्होंने रिवर्स कर दिया था रो वर्सेस वेड के जजमेंट को, और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन है उसको रिवर्स कर दिया गया था। नो अदर सोशल इशू हैज डिवाइडेड द अमेरिकन पीपल मोर इंटेंसली देन द इशू ऑफ एबॉर्शन एंड द राइट ऑफ वुमेन ओवर देयर बॉडीज। जून में the Supreme Court of the United States officially reversed Roe versus Wade, declaring that the constitutional right to abortion upheld for nearly half a century। तो वो अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इन टर्न और कौन कौन सी प्रॉब्लम है? क्राइम और इलीगल इमिग्रेशन की। तो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिकन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है। मिसाइल्स फ्लाई ओवर कोरियन पेनिनसुला। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स का यूज़ करना स्टार्ट ही क्यों किया? क्योंकि यूएस और यहाँ पर साउथ कोरियन ऑफिशियल्स मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यूएस और साउथ कोरियन ऑफिशियल्स यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को ये लगा कि ये लोग प्लान कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने का। यूएस एंड द साउथ कोरिया बिगेन देयर लार्जेस्ट एवर जॉइंट ड्रिल्स ऑन मंडे, जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नेशनल मोर्निंग इन साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया में मोर्निंग इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हैलोवीन पार्टी है जिसमें स्टैम्पीड हो गया था और काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। द यूएस हैज डिप्लॉयड F-35B स्टेल्थ जेट्स इन द एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और साउथ कोरिया ने यहाँ पर यूज़ किया है F-35A एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर यूएस और साउथ कोरियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये डिफेंसिव ड्रिल हम कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक नहीं करने वाले हैं। Tensions escalated in the Korean Peninsula on Wednesday after North Korea fired at least 20 missiles east and west of its southern neighbor, with one landing near South Korean territorial waters for the first time since the two countries were divided in 1953। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का ये कहना, हमें तो लग रहा है ये लोग इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। वार्नड अगेंस्ट द रीसेंट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द साउथ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लगता है ये प्रोवोकेटिव है और ये रिहर्सल है इन्वेजन की। लेकिन यहाँ पर यूएस और साउथ कोरिया ने क्लियर कर दिया ये हम कोई इन्वेजन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये हम एक डिफेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक नया लॉ भी पास किया है दैट अलाउज फॉर प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और खुद की पोजीशन को सीमेंट करने के लिए एज एन इररिवर्सिबल न्यूक्लियर पावर। अब हम चलते हैं आगे। इथोपिया एंड टिग्रे। तो टिग्रे कहाँ पर है? टिग्रे रीजन, तो ये इथोपिया में है, लोकेशन आप वगैरह देख लेना। द पार्टीज इन द कन्फ्लिक्ट इन इथोपियाज नॉर्दर्न रीजन ऑफ टिग्रे हैव एग्रीड टू सीज हॉस्टिलिटीज। तो टिग्रे रीजन आपको बस पता होना चाहिए, बाकी इनके यहाँ 2 साल से सिविल वॉर चल रहा था, तो अब सिविल वॉर यहाँ पर एंड होने वाला है। नेक्स्ट रशिया रिज्यूम्स रोल इन ग्रेन डील। तो हमने देखा था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसको कि यहाँ पर ब्रोकर किया था टर्की और यूएन ने। तो पुतिन ने बेसिकली ये कहा था कि हम क्विट कर देंगे और यहाँ पर अटैक किया गया है ब्लैक सी में।
लेकिन अब यहाँ पर पुतिन ने कहा है कि बेसिकली ग्रेन डील जो है उसमें वो रिज्यूम करते हैं, और पुतिन ने पर यह कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे क्विट नहीं कर सकते, हम आगे क्विट कर सकते हैं। रशियाज प्राइमरी कंसर्न इज लाइकली दैट कि अगर वेसल्स यहाँ पर अनचेक्ड जाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेसल्स ग्रेन लेकर गए और दूसरी तरफ से यहाँ पर वेपन्स लेकर आ गए, तो रशिया नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो वेसल्स है वो अनचेक्ड जाएं। दैट इज वाई द डील एस्टैब्लिश्ड अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन इस्तांबुल टू कोऑर्डिनेट चेक्स बिटवीन द वॉरिंग नेशंस, और यहाँ पर टर्की और यूएन ने इसे ब्रोकर किया है। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन, तो अगर यूक्रेन यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन अकाउंट करता है 10% ऑफ द टोटल वीट एक्सपोर्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेपाल में पोल्स होने वाले हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी। इससे पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उन्होंने एक नया मैप जारी किया था और ये कहा था कि ये जो एरिया है ये नेपाल को बिलोंग करता है, लेकिन ये एरिया नेपाल को बिलोंग नहीं करता, ये इंडिया का ही पार्ट है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी। तो आपको ये लोकेशन देखनी है लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी की। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारी लोकेशंस मिल जाएंगी, नहीं तो आपको खुद देखना है मैप में जाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी कहाँ है। बाकी आपको टिग्रे और इथोपिया भी देखना है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देखने हैं। नेक्स्ट, चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान इन स्टेबलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये गए हुए पाकिस्तान और ये इकोनॉमिक हेल्प के लिए गए थे, तो चाइना ने कहा ठीक है हम आपकी इकोनॉमिक हेल्प कर देंगे, हम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में आपको हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई हैज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज्ड कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 7 ITR फॉर्म्स होते हैं, तो अब यहाँ पर कॉमन ITR फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस आएगा। Marking a significant shift in the taxation regime, the Finance Ministry has proposed a common income tax return form for all taxpayers. Currently यहाँ पर 7 types of ITR forms होते हैं which are filed by different categories of taxpayers. अब यहाँ पर common form होगा, आसानी होगी भरने में। According to the proposal, all taxpayers barring trust and non-profit organization can use the common ITR form, और इसमें यहाँ पर separate head भी होगा जिसमें आपको disclose करना पड़ेगा आपकी income from virtual digital assets. The draft ITR form aims to bring ease of filing returns, और यहाँ पर जो time है फाइल करने का वो यहाँ पर reduce हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हर बार CA से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपना ITR भर सकते हो। नेक्स्ट, US फेड लिफ्ट्स रेट्स बाई 75 बेसिस पॉइंट्स। तो US फेडरल रिजर्व ने वापस यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया। क्यों ये लगातार इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हैं? क्योंकि इनके यहाँ पर इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई। नेक्स्ट, प्री मैच्योर टाइटिंग वुड हैव अपसेट रिकवरी। तो हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसमें यहाँ पर ऑथर्स ऐसा सजेस्ट करते थे कि RBI को पहले ही इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। RBI ने लेट किया, जिसकी वजह से RBI यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बैंड में नहीं रख पाया और RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन को टारगेट करने में फेल हो गया। जब से यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम स्टार्ट हुई है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक यहाँ पर RBI जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं रख पाया, और RBI को अब यहाँ पर एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को RBI क्यों नहीं कंट्रोल रख पाया। तो बेसिकली यहाँ पर रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर RBI क्या रेमेडियल एक्शंस लेने वाला है और किस टाइम फ्रेम में जो इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो गवर्नर है उनका ये कहना है कि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट, और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई RTI फाइल करता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो रिपोर्ट है, अगर ये पब्लिक डोमेन में आती है तो हम भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन वेडनेसडे डिफेंडेड द सेंट्रल बैंक्स रेट एक्शन सेइंग इट रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग द रेपो रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि इनका एजम्पशन ये था कि जो इन्फ्लेशन रहने वाला है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पर 5% के आसपास रहेगा, और RBI ने स्टार्टिंग में इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट रेट को इसीलिए हाइक नहीं किया क्योंकि RBI यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस को अपसेट नहीं करना चाहता था। तो RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में फेल हो गया। अब RBI को यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके लिए एक स्पेशल मीटिंग होगी MPC की, और ये जो रिपोर्ट है ये MPC नहीं देता है, ये RBI देता है गवर्नमेंट को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने ED के बारे में रीड किया कि ED का पहले नाम इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, बाद में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया। इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। ये किस किस को इन्फोर्स करता है? तो FEMA को इन्फोर्स करता है, PMLA को, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को, और ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है कोफेपोसा में। 2021 में सरकार यहाँ पर 2 ऑर्डिनेंसेस लेकर आती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं CBI और ED के, उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर सकती है 1-1 साल तक। और यहाँ पर बेसिकली अभी इनके पास 2 साल का फिक्स टेन्योर होता है, तो 1-1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ये 3 बार ही एक्सटेंशन मिल सकता है, तो टोटल यहाँ पर इनका टेन्योर 5 साल का हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मच्छू रिवर यहाँ पर राइज करती है फ्रॉम द माडला हिल्स। फिर हमने यहाँ पर ये बात की थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट में किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इंडिया है करंटली वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, और यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है स्टील स्लैग, उसको यूज़ किया जाएगा रोड्स बनाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है वेस्ट टू वेल्थ का। बाकी NBS आपको PDF में मिल जाएगा।
डेली कोर्ट टू सी बैक कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड मस्ट टू गेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट जो भी पर्सन यहाँ पर अक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने। प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। फिर यहाँ पर हमने सीआरपीसी का सेक्शन 161 क्लॉज 2 डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे। अ टेल ऑफ टू, तो यहाँ पर बस हमने यही डिस्कस किया कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है मीडिया की इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि प्राइवेसी और पब्लिसिटी दोनों साइमल्टेनियस डिज़ायर है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में सबको यहाँ पर दोनों चीज़ें चाहिए, प्राइवेसी भी चाहिए, पब्लिसिटी भी चाहिए। और यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि उनको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी और प्राइवेसी भी मिल जाएगी और सब कुछ उनके कंट्रोल में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द की कॉम्प्लिकेशन एज फार एज द रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया इज कंसर्न इज द साइमल्टेनियस डिज़ायर फॉर पब्लिसिटी एंड प्राइवेसी। और ये बिलीव कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो आपके कंट्रोल में ही आपको बिल्कुल गलत लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की कि ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल की, और ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में सबको एक रूफ के अंदर लेकर आया जाएगा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ओवर द टॉप सर्विसेज को, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आप ये लाइसेंसिंग रिजीम लाकर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए इनोवेशन को हर्ट कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। While the objective of the draft bill is that it only seeks to consolidate and amend the laws governing TSPs, telecom service providers, लेकिन इसमें बात की गई है कि OTTs और इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को भी रेगुलेटेड रिजीम के अंदर लाया जाएगा। तो ऑथर ने कहा ये आप गलत करो, ये आपको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि यहाँ पर जो जूरिसडिक्शन की लाइंस है ना, आप वो ब्लर करो। और अगर आप यहाँ पर जूरिसडिक्शन की लाइंस को ब्लर करोगे तो पहले जैसे हुआ था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई है कि जो सेबी है और यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच में बैटल चलती रही, उसके बाद यहाँ पर ट्राई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में बैटल चलती रही रेगुलेटरी सुप्रीमेसी की। तो ऐसा हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पर इन लाइन्स को मत ब्लर करो और यहाँ पर जूरिसडिक्शन क्लियर रखो। बाकी मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको PDF चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। आइडियाज़ पेज पे यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट, तो ऑथर ने ये बताया 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, लेकिन उसके बाद भी 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट होता है, तो ज़रूरत है यहाँ पर पॉलिटिकल विल की। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो वीर सावरकर हैं वो क्या चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी क्या चाहते थे। तो एक बार आप रीड कर सकते हो अगर आपका मन हो। तो यहाँ पर जिमी का मैंडरिन भाषा में क्या मतलब होता है, जो चाइना की मैंडरिन भाषा है इसमें उसका मतलब होता है गिव मी राइस, गिव मी राइस। फिर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं USA में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं USA में मिड टर्म इलेक्शंस, लेकिन जो मेंबर्स हाउस के इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं फॉर अ 2-year टर्म, और ईच सेनेटर यहाँ पर इलेक्ट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। 2 senators आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। तो हर स्टेट से यहाँ पर 2 सेनेटर्स आते हैं इररिस्पेक्टिव की उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। बट द टर्म्स आर स्टैगर्ड इन अ वे कि जो 1/3 सीट्स हैं वो वेकेट होती हैं हर 2 सालों में। वाइल सीट्स टू द हाउस आर ए पोर्शन अमंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन 2 मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं टू द सेनेट। क्या यहाँ पर इशू चल रहा है USA में, तो एबॉर्शन का इशू है, क्योंकि रो वर्सेस वेड जजमेंट को यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया था। कोरियन पेनिनसुला में यहाँ पर मिसाइल्स क्यों चल गई, क्योंकि यहाँ पर USA और साउथ कोरिया ड्रिल कर रहे थे जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, और नॉर्थ कोरिया को ये लगा कि उनके ऊपर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रशिया रिज्यूम्स रोल इन ग्रेन डील, ये हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपको इथोपिया और टिग्रे की लोकेशन देखनी है और इथोपिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने हैं, तो इनका सिविल वॉर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो टिग्रे पूछा जा सकता है टिग्रे यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था। फिर यहाँ पर चाइना ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की हेल्प करेंगे फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी ये इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर KP ओली प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी तो शेर बहादुर देउवा है, तो उस समय उन्होंने एक मैप जारी किया था जिसमें ये कहा था कि ये जो टेरिटरी है ये यहाँ पर नेपाल को बिलोंग करती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर प्रपोज किया कि कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न होगा, जिसकी वजह से ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस होगा, रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। US फेड ने यहाँ पर लिफ्ट किया है रेट बाई 75 BPS। क्यों लिफ्ट किया, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। प्री मेच्योर टाइटिंग वुड हैव अपसेट रिकवरी, तो यहाँ पर RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना है 2 से 6% के बीच में। RBI 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक नहीं कर पाए, तो बेसिकली यहाँ पर RBI इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में फेल हो गया। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम जब से स्टार्ट हुई है पहली बार ऐसा हुआ है कि RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन को टारगेट करने में फेल हो गया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।